प्रत्यक्षा ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोलते हुए बाहर की तरफ देखा। रात के सन्नाटे में पूरे महल में खामोशी छाई हुई थी। कार्तिक का कमरा भी बंद था और पूरे महल में कुछ ही रोशनियों के अलावा अंधेरा फैला हुआ था। बाहर से कड़कती हुई बिजलियों की आवाज अब भी महल में गूंज रही थी। प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को मलते हुए अपने कमरे के बाहर और आसपास देखा। वो धीमे कदमों से सीढ़ियों तक आई, लेकिन उसे वहां भी कोई नजर नहीं आया। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझसे नजर बचा रहे हो? वापस तो आओ, खुद के पास तक नहीं आने दूंगी, देख लेना तुम। प्रत्यक्षा अभी भी हल्की सी नींद में थी। वो धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी, जैसे कहीं पर कुछ जमीन पर गिरकर टूट गया हो। ओह, ये क्या है? प्रत्यक्षा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे महल में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक से ही आवाज आने पर प्रत्यक्षा डर गई। प्रत्यक्षा ने अपने गालों को थपथपाते हुए अपने आप से कहा, क्या कान बज रहे हैं मेरे? शायद हवा चल रही होगी। मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है। आखिर हो क्या रहा है? प्रत्यक्षा ने धीमे कदमों से ही वापस से अपने कमरे के अंदर पांव रखा, लेकिन इस बार उसके कानों में कुछ ऐसी आवाज पड़ी जैसे अचानक से कोई जमीन पर गिर गया हो। ये क्या हो रहा है यार? अब डर लग रहा है। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए ही पलटकर एक बार फिर से देखा, लेकिन अब भी उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार प्रत्यक्षा पूरी तरह से आवाज को साफ साफ सुन सकती थी। उसे यकीन हो गया था कि ये उसका कोई भ्रम नहीं था, बल्कि कहीं से कोई तो आवाज आ रही थी। प्रत्यक्षा को हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी कि जैसे कोई अपने हाथ पांव को जमीन पर रगड़ रहा हो या फिर किसी तरह की कोई मुश्किल से गुजर रहा हो। प्रत्यक्षा इधर उधर देखती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, लेकिन फिर प्रत्यक्षा ने महसूस किया कि यह आवाज उसे कहीं दूर ले जा रही थी। प्रत्यक्षा को अब डर सा लगने लगा था, क्योंकि रुद्र अभी तक महल में नहीं आया था। इस पर महल के उस अंधेरे सन्नाटे की ओर जाते हुए प्रत्यक्षा की पायल शोर मचा रही थी। प्रत्यक्षा इधर उधर देखते हुए सीढ़ियों पर ही बैठ गई और फिर अपनी पायलों को सबसे पहले उतारने लगी। प्रत्यक्षा ने पायलों को वहीं पर रखते हुए धीरे से आगे बढ़ना शुरू किया। ये आवाज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या बाबा ने किसी कैदी को आसपास रखा हुआ है? वो आवाज एक बार फिर से तेज होने लगी थी। एक बार फिर से किसी के जमीन पर गिरने की आवाज आई। प्रत्यक्षा घबराई हुई आगे बढ़ी। प्रत्यक्षा इस बार और भी ज्यादा घबराने लगी थी, क्योंकि वो आवाजें बंद होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। प्रत्यक्षा यहां वहां देखते हुए धीमे कदमों से ही महल में बने नीचे के कमरों की ओर पहुंची, लेकिन आगे बढ़ते ही उसने महसूस किया कि यह आवाज अचानक से ही बंद हो गई थी। क्या? वो आवाज कहाँ गई? यही से तो शोर आ रहा था। प्रत्यक्षा ने पलटकर बाबा साहब और समर्थ के कमरे की तरफ देखा। दोनों ही कमरे बंद थे और अंदर अंधेरा ही नजर आ रहा था। इस पर प्रत्यक्षा ने माथा समेटते हुए पूरे महल को ध्यान से देखा। अब ना तो बिजली के कड़कने की आवाज थी और ना ही कहीं से कोई दूसरी आवाज आ रही थी। अब से रोज हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। यहाँ कोई भूत आत्मा हुई तो? इतने लोगों को मारा है इन सबने, इनकी आत्माओं का मेला लगता होगा यहाँ। प्रत्यक्षा इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि वो भागती हुई बिना कुछ सोचे समझे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन एक बार फिर से उसके पैर रुक गए और उसके कानों में दर्द में कराहने की आवाज आई। लेकिन इस बार आवाज नीचे से नहीं, बल्कि उसके पास में ही बने हुए कमरे के आखिर में बनी हुई सीढ़ियों से आ रही थी। ये आवाज तो काफी जानी पहचानी है। प्रत्यक्षा ने पाया कि उसके कमरे के पास में बने हुए बाकी कमरों के आखिर में कुछ पतली सी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। ये कौन सी सीढ़ियां हैं और ये जा कहाँ रही हैं? बाबा के कमरे की सीढ़ियां हैं क्या? क्योंकि इसके नीचे तो बाबा का ही कमरा है, लेकिन उनके कमरे में तो कोई सीढ़ियां ही नहीं उतरती। इतने बड़े महल में ये सीढ़ियां आखिर जा कहाँ रही हैं? वो पतली सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन उनके नीचे हद से ज्यादा अंधेरा था। कुछ ही देर में प्रत्यक्षा ने महसूस किया कि उन सीढ़ियों के नीचे से ही वो आवाज आ रही थी। लेकिन इतनी रात में इस तरह की आवाजों के आने का क्या मतलब था?
हाँ, ये सारी ही आवाज़ यहीं से आ रही है। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर सुबह बाबा फटेंगे तो भी सुन लूँगी, लेकिन अगर आज यहाँ नहीं गई तो मैं खुद ही पागल हो जाऊंगी कि ये आवाज़ आखिर है किसकी। प्रत्यक्षा ने आगे बढ़कर देखा कि सीढ़ियों के नीचे से एक दरवाजा सा था। वो दिखने में किसी तहखाने जैसा था। प्रत्यक्षा ने जैसे ही आगे बढ़कर देखा, वैसे ही अचानक से प्रत्यक्षा को कुछ अंधेरे में हिलता हुआ दिखा। कौन है वहां? क्या आपको कोई मदद चाहिए? प्रत्यक्षा ने ध्यान से देखा तो पाया कि उस अंधेरे को चीरते हुए कोई ऊपर की तरफ आ रहा था। सामने से किसी को अपनी ओर आते हुए देखकर प्रत्यक्षा इतना ज्यादा डर गई थी कि वो खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं सीढ़ियों पर नीचे की ओर गिरते हुए अपने मुंह पर अपने दुपट्टे को रख लिया और फिर आंखों को बंद करके दीवार से चिपक गई। क्या कर रही हो यहाँ पर? मना किया था ना कि अपने कमरे के अलावा कहीं मत जाना। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए अपने सामने देखा तो उसने पाया कि रुद्र उसके ठीक सामने खड़ा था। इस पर प्रत्यक्षा ने हाफते हुए लड़खड़ाते शब्दों में रुद्र से कहा, तुम ही थे वहां क्या? आखिर तुम पूरी रात थे कहां? मैं डर गई। जब तुम ऐसे अंधेरे से बाहर आए तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन तुम यहाँ क्यों थे? क्या है वहां नीचे? रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़कर उसे नीचे से उठाकर खड़ा किया और फिर अपना माथा समेटते हुए कहने लगा, पहले तुम जवाब दो। तुमसे कहा था ना मैंने कि अपने कमरे के अलावा यहाँ के आसपास के कमरों में बिल्कुल भी ताक झांक मत करना। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? इससे पहले कि प्रत्यक्षा रुद्र से कुछ भी कहे, रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने कमरे तक लेकर गया। रुद्र ने प्रत्यक्षा को कमरे के अंदर करके कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर प्रत्यक्षा से नाराज होते हुए कहने लगा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले दिन बोल दिया था कि अपने कमरे के अलावा किसी के भी कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के कमरों से दूर रहो। जितना दूर रहोगी उतना ज्यादा अच्छा है। अरे हाँ, एक ही बात कितनी बार बोलोगे? तो फिर तुम वहां क्या कर रही थी, वो भी इतनी रात में? मैं कहीं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। तुम भी कमरे में नहीं थे तो मुझे लगा शायद तुम वापस आ गए होगे, लेकिन बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। उस जगह से आवाजें आ रही थी। वहां पीछे से कुछ ऐसा सुनाई दिया जैसे कि कोई गिर गया हो या फिर किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई हो। इसलिए गई थी मैं उधर। पर तुम वहां पर क्यों थे और तुम वापस कमरे में क्यों नहीं आए? प्रत्यक्षा की नजर रुद्र के हाथ पर पड़ी। प्रत्यक्षा ने पाया कि रुद्र के कुर्ते की आस्तीन खून से लथपथ थी। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए ही रुद्र के हाथ को पकड़ा और उसे बेड पर बैठाते हुए उससे पूछने लगी, ये क्या है? तुम्हें ये क्या हुआ है? चोट कैसे लगी तुम्हें? इतना खून, ये सब क्या है? शांत हो जाओ, बस छोटी सी खरोंच है, लेकिन तुम आज के बाद सिर्फ अपने कमरे में रहोगी। आसपास के कमरों में बिल्कुल भी नहीं जाओगी। पहले मुझसे वादा करो। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? अगर तुम महल में रहते हो तो काम पड़ने पर यहाँ वहां जा सकते हैं ना? और ऐसा क्या है उन कमरों में जहां मैं नहीं जा सकती? ओफो, याद है ना मैं यहाँ पर नहीं रहता था, सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया था। बस ऐसा समझ लो कि यहाँ के कमरों में बहुत कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें दूर रहना है। ओह, क्या बाबा कोई गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे नशे का धंधा या फिर सोने चांदी की हेरा फेरी? प्रत्यक्षा के बोलने के तरीके से रुद्र का गुस्सा उड़ सा गया और वो अचानक से ही हंसने लगा। गैर कानूनी? बाबा ही यहाँ का कानून है। कभी कभी बाबा बाहर से लाए हुए गुंडों को कैद करके कमरों में रखते हैं। अब तुम अगर अचानक से उनके पास चली जाओगी तो वो तुम पर हमला कर सकते हैं। ओह, अब समझी वो आवाज वहां से कैसे आ रही थी। कितने गुंडे हैं नीचे? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ सामान लाकर भी रखा जाता है नीचे, और आज तो अचानक से मुझे कुछ काम आ गया और मैं अंधेरे होने की वजह से गिर पड़ा। ये बस उसी की चोट है और कोई दूसरी वजह नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम हर खतरे से महफूज रहो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी उस कमरे में या फिर किसी भी कमरे में। वैसे भी मैं बस अपने कमरे में ही रहती हूँ। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ।
किसी लोहे की चीज़ से तो चोट नहीं लगी ना, वरना जर्म्स हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी हो सकता है। प्रत्यक्षा की बात सुनते हुए रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने 3 नई चीजें सीखी हैं, डेट, जर्म्स और इन्फेक्शन। डेट का तो तुमने मुझे बताया था, लेकिन ये जर्म्स और इन्फेक्शन क्या है? जब चोट में जहर फैलने लग जाए तो चोट बद से बदतर होने लग जाती है, तो उसे इन्फेक्शन कहते हैं। और जर्म्स वो होते हैं जो चोट को फैलाने का काम करते हैं। ये गंदगी से बढ़ते हैं। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो। वैसे और क्या सीखा तुमने? रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ थामते हुए उससे कहा, मैंने ये सीखा कभी कभी इंतजार करना भी हद से ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने वापस तुम्हारे पास आने के लिए बहुत इंतजार किया, और मैंने सीखा कि जब कोई किसी की इतनी ज्यादा परवाह करता है तो ऐसा लगता है कि बदले में पूरी दुनिया भी उस पर न्यौछावर कर दो तो वो भी कम है। पूरी दुनिया नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए हो मुझे। सुनो ना, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उस तरह से छोड़कर अचानक से चला गया। बस उसके बारे में कुछ और मत पूछना, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि अब हम साथ हैं। तब मैं अचानक से चला गया था। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र के घाव पर मरहम लगाकर पट्टी बांधते हुए उससे कहा, इतना मत सोचो, कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अजीब लगा होगा, इसलिए वो बिजली से डरने वाला बहाना बनाकर तुम उस तरह से चले गए ना। लेकिन मैं आपसे तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। मैं इस बात का ख्याल रखूँगी कि तुम्हें मेरे साथ किसी बात की तकलीफ़ ना हो। मेरा उस तरह से पास आना शायद अभी के लिए ठीक नहीं था, इसलिए तुम मुझसे बचकर भागे। जब तक तुम खुद तैयार नहीं होगे, मैं खुद से कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। रुद्र ने प्रत्यक्षा के बालों को समेटते हुए उसे बेहद प्यार से कहा, बहाना नहीं बनाया था मैंने, बस ऐसा समझ लो कि जाना जरूरी था, और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। और मैं तुमसे बचकर नहीं भागता, बल्कि दुनिया से बचकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। वैसे कुछ और है ऐसा जो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। शायद वक्त आ गया है कि तुम्हें वो सच भी बता दूँ जिसे जानने का हक है तुम्हारा।